इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हक़ाइक़ हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हक़ाइक़ व वाक़ियात, बेदारी शऊर और हक़-गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी-अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, करने की कोशिश कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई एंड वेलकम टू द शो। जी जनाब, तो आज हम 104वीं एपिसोड के साथ आप तमाम लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हालिया दिनों में जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है टाइटन सबमरीन के हवाले से, जो एक इंसिडेंट पेश आया जिसके अंदर 5 लोग जो है वो जाँ बाहक हो गए हैं। ओशन गेट की जो एक एक एक्सप्लोर करते हैं, वो जो टाइटैनिक एक शिप जो कि 1912 में एक हादसे का शिकार हुआ था, तो उसकी जो रिमेन्स हैं वो डीप डाउन द सी मौजूद हैं। तो वहाँ पर ये कंपनी जो है वो एक तरह से सबमरीन के अंदर वहाँ पे लोगों को लेके जाती है और एक बंदे की जो एक पूरी जर्नी की जो कीमत है वो तकरीबन $2,25,000 है और इसमें 5 लोग जो है जहाँ भाग हुए, जिसमें एक सीईओ भी हैं इस कंपनी के और साथ-साथ 2 पाकिस्तानी लोग भी मौजूद हैं, जो कि दाऊद फैमिली से जिनका ताल्लुक था और एंग्रो ग्रुप के जो है वो वाइस प्रेज़िडेंट थे और उनके जो साहबज़ादे थे 19 साल के, वो इस हादसे में जो अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट के अंदर जहाँ भाग हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन क्या ये जो चीज़ है वो इतनी सिंपल है जितनी कि भई एक एक मिशन था जिस पे जा रहे थे और एक एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया एंड देन फिर उनके रिमेन्स नहीं मिले एंड देन फिर कन्फर्मेशन हो गई कि उनकी बॉडी नहीं मिली है और वो हमने उनको खो दिया है। इस बारे में बात करना चाहेंगे, और भी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा और सलमान भाई से पूछना चाहूँगा कि सलमान भाई, क्या ये इस तरह के जो भी मिशंस होते हैं इसके लिए जॉयस्टिक के थ्रू जो है उसको कंट्रोल किया जाना सबमरीन को, और बहुत ही अजीब सा उसका डिज़ाइन था। इससे पहले जो जेम्स कैमरून जिन्होंने टाइटैनिक मूवी बनाई थी और जो फ़िल्म मेकर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम किया था, रिसर्च की थी और काफ़ी अरसे बाद एक सबमरीन डिज़ाइन की थी ताकि वो जाकर टाइटैनिक के जो रिमेन्स हैं उसको एक्सप्लोर कर सकें ताकि वो उसके ऊपर फ़िल्म बना सकें। तो व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपेंड, आपकी जो एनालिसिस इस पे क्या कहते हैं? जी। जी अमर, ये सबमर्सिबल की जो आप बात कर रहे हैं जिसका नाम टाइटन था और ओशन गेट के नाम से एक कंपनी है जो ये चलाती थी। इससे पहले भी ये मिशन भेज चुकी है और बेसिकली हुआ ये कि सही से प्रिकॉशंस जो है वो नहीं लिए गए और वो जो कहते हैं ना कि जो बैकअप प्लान होता है वो हम मिसिंग नज़र आता है इस पूरे सिलसिले में। और जब आप जा रहे हो और अगर आप दिखा सके तो मैंने कि तकरीबन 2.2 माइल का जो है वो गहराई है, जो कि अगर आप जो हमारे डाइवर्स हैं और जो लोग डाइव करते हैं और जो स्विम करते हैं, ख़ास तौर पे डाइवर्स, उनको ये बात पता है कि जैसे-जैसे आप पानी में नीचे चले जाते हैं, आप पे जो प्रेशर पड़ता है, वो कितना होता है। तो ये बेसिकली एक रिसर्च की थी जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं और उन्होंने ये मैनहट्टन से इसकी एग्ज़ाम्पल इसको कंपेयर किया था और मैनहट्टन के और बाकी बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो डिस्टेंस है गहराई का, वो आपको शो किया जा रहा है, वो 2.2 माइल्स का है। तो तकरीबन ये आप लग जाएँ पौने 3-3 किलोमीटर जो है वो पानी में गहराई की बात हो रही है, 12,000 फीट। तो ये बहुत ज़्यादा होती है और हर बंदा ये बोल रहा था कि ऐसा ही है कि नीडल जो है वो आप हेस्टॉक में जो है वो ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, सुई को ढूँढ रहे हैं आप हेस्टॉक में, जैसा कि अंग्रेज़ी मुहावरा है। तो उस तरीके से हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया, कम्युनिकेशन टूट गई और आपको पता है इस तरह की जो सबमर्सिबल जो ये टाइप ऑफ सबमरीन्स होती हैं, बेसिकली ये खुद नहीं चली जाती। इसको एक मदर वेसल या जो आप सरफेस पे वेसल होता है, उससे छोड़ा जाता है उस जगह पे और फिर ये नीचे उतरती है।
तो फिर ये उसी तरीके से हुआ, इसको छोड़ा गया संडे मॉर्निंग को, और पिछले संडे की बात हो रही है, और उसके बाद फिर ये इस तरीके से गई, और इसने जो है उसको जाना था, और जो टाइटैनिक का wreck है, वो जो आप बता रहे हैं कि रिमेन्स है, उसको देखना था, जो इससे पहले भी लोग कई जा चुके हैं, देख चुके हैं। तो एक ये एक शौक था, और ये इंतहाई शौक कह सकते हैं आपको, कि जो कि लोगों में होता है। और आपने बताया जैसे कि इसकी कॉस्ट बताई, $2.5 लाख पर पर्सन, 5 लोग थे इसके अंदर, और उसमें जो है वो ओशन गेट के जो बंदा था वो खुद भी था। और वो जब गए, और ये अगर आप देख सकें, हम आपको थोड़ा सा बता सकें इसकी ज्योग्राफी, तो ये न्यू फाउंडलैंड है कनाडा में, वहाँ से ऑफ द कोस्ट तकरीबन 300 नॉटिकल माइल्स के मुसाफत पे, अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो ये नॉर्थ अटलांटिक में ये जगह है जहाँ पे टाइटैनिक जो है वो डूबा था, जिसको कहा जाता है कि ये इस जगह पे डूबा था। तो 300 नॉटिकल माइल्स तकरीबन ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड। तो यहाँ पर ये इसको इसके करीब करीब छोड़ा गया। और आपको पता है यहाँ अटलांटिक में, आपको मालूम ही है कि वहाँ पे डार्क, पिच डार्क होता है नीचे, और उसके बाद फ्रीजिंग कोल्ड होती है, और उसके बाद जो है आपको पता ही है, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। और इसको हम इससे भी देख सकते हैं कि अभी आज या कल में मैं देख रहा था कि आपको साइंसदान कह रहे हैं कि हमें जो है वो जुपिटर से, मतलब इतनी दूर से, फार अवे, हमें कोई सिग्नल मिला है और ग्रीन लाइट दिखाई दी है। तो इंसान को थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि अब वो जुपिटर से तो सिग्नल ले रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल करीब में जो दुनिया है जहाँ वो रहता है, उसी के भी जो उसको पूरी मिस्ट्रीज है, उससे वो नावाकिफ़ है, और वो उसको क्रैक नहीं कर पा रहा है सही मानों में। तो ये जो, मतलब तमाम, आपको पता है कैनेडियन नेवी जी। भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, यूएस कोस्ट गार्ड इसमें हो गए इन्वॉल्व, बहुत जितना जिसके पास था सब आ गए। लेकिन उसके बावजूद, और आपको पता भी था कि इनके पास ऑक्सीजन कम था, और जब हमें बताया जा रहा था कि 48 आवर्स का रह गया या 24 आवर्स का रह गया, सबको पता था कि एक डेडलाइन जारी है, और फिर भी जो है वो फिर हम कुछ ना कर सके। तो हम इतनी दूर दूर की तो जस्त लगा रहे हैं, लेकिन हमें अपने दुनिया में जहाँ हम रहते हैं वहाँ का अभी तक पूरी तौर पे वाकफियत नहीं है, या हमारी एक्सेस नहीं है सही तौर पे, या हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है। और मैं ये भी देख रहा था कि यूएस कोस्ट गार्ड के पास वो इक्विपमेंट ही नहीं था उस लिहाज से। तो अगर ये प्राइवेट कंपनीज को अथॉरिटी दी जाती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से, कि ये एक्सपीडिशन पे जाएँ, तो उनको ये बात भी इंश्योर करानी चाहिए कि वो कैपेबल भी हैं। जैसे कोई जहाज़ होता है, तो वो सी वर्दी सर्टिफ़िकेट होता है जैसे उसका, उस तरीके से इनका भी डाइविंग का एक पूरा प्रॉपर एक मैकेनिज़्म है। क्या उसको पूरी तरीके से जो है वो अप्लाई किया गया था इसको जाने से पहले? क्योंकि अगर इसका डिज़ाइन देखें, और फिर उसपे बहुत तनकीद हो रही है, जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि इसका डिज़ाइन नाक़िस था, इसकी कैपेसिटी नहीं थी इतने जो है 100 जो है मीटर से नीचे जाने की, ये सारी बातें चल रही हैं। तो पहले ही क्यों चेक्स जो है वो बॉक्सेस टिक नहीं किए गए? तो ये हमें बात सोचने की है। बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन एक बात मैं इससे जो जुड़ी हुई है वो बता दूँ, कि इससे ही पिछले हफ्ते जब यूनान में कश्ती डूबी थी, वो भी लोग डूबे थे, वो भी इंसान थे, वो भी साँस लेते थे। लेकिन वो इतनी हाइप आपको वेस्टर्न मीडिया में इसलिए नहीं मिली, क्योंकि वो गरीब लोग थे, और वो यहाँ से थे। तो अब ज़रा कंपेयर कर लें, बहुत ज़्यादा लोग उसमें जो है वो जहाँ भाग हुए, लेकिन उसमें आपको वेस्ट में इसको इस तरीके से न्यूज़ नज़र नहीं आई। यहाँ पे ये था, जब ये इंसिडेंट हो रहा था, जो कि ये भी अनफॉर्चुनेट है, वो भी अनफॉर्चुनेट है। जब ये हो रहा था तो आपने देखा कि पूरा जो मीडिया है वेस्टर्न, वो इसी पर फ़ोकस किया हुआ था। तो ये हमारी बेहिसी है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हिपोक्रेसी है, क्या आप कह सकते हैं इसको? डबल स्टैंडर्ड्स ही कह सकते हैं, कि जिसमें ये बात हुई। और मतलब 2, और ये जो आप पाकिस्तानी निज़ात, जो बेटा-बेटी की बात कर रहे हैं, बाप-बेटी की, ये भी इसमें थे। एंग्लो ग्रुप के आप वाइस चेयरमैन की बात कर रहे हैं, वाइस प्रेज़िडेंट की, ये भी थे। और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपीडिशन, ये भी उसमें थे, 5 लोगों में 2 तो पाकिस्तानी निज़ात थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बहुत अफ़सोस की बात है। एक टाइटैनिक एक रोमांटिसाइज़ फिनोमेना है वेस्ट में, अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे यूके में, एक, और दूसरी तरफ ऑफ अटलांटिक जो है रोमांटिसाइज एक चीज़ है। तो हर बंदे को कोशिश होती है कि इससे किसी तरीके से जुड़ जाए, इस कहानी से किसी तरह जुड़ जाए जो 1912 में हुई थी। तो उस जुड़ने के लिए, उस क्यूरियोसिटी में, उस एक्सपीडिशन के लिए जाने के लिए, उस शौक में ये वाक़या हुआ है। जबकि दूसरी तरफ जो वाक़या हुआ जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं, वो पेट भरने के लिए और शकम-सेरी के लिए हुआ, कि हालात बदल जाएँ हमारे। तो मवाज़ना की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, कि 2 वाक़ये थे, दोनों में लोग डूब के मर गए। लेकिन जो है वो कहाँ पर मीडिया का फ़ोकस था, कहाँ पर उन्होंने वेटेज दी। जी। ये सोचने का पॉइंट है हमारे व्यूअर्स के लिए भी,
कि आप इस लाइन्स पे सोचें। तो इंसानी जान तो सबकी बराबर है, किसी की ज़्यादा नहीं है, किसी की कम नहीं है। तो क्यों हम जो है वो इतने बेहिस हो गए हैं कि हम हज़ारों मतलब सैकड़ों जानें वहाँ चली गई, तो हमने तो जो है ना विंक भी नहीं किया ही, और वहाँ पर जो है वो जो है 5 सोल्स हैं, वो भी अनफॉर्च्यूनेट है, ये भी अनफॉर्च्यूनेट है। लेकिन पूरा वेस्टर्न मीडिया इस तरफ लगा रहा है। ये हमारे मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के, इस पे जी। सोचना पड़ेगा। और कम से कम हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारे जो जो हम हमारे जो हम ख़याल लोग हैं, उनको हम ज़रूर इनवाइट करेंगे कि इस बात को आप जो है वो उठाइए अपने-अपने फ़ोरम पे, और इस बात को बावर कराइए, बिल्कुल इनह्यूमन है कि आप किसी की जान को किसी की जान से ज़्यादा तरजीह दें। बिल्कुल इनह्यूमन है, इंसान सब बराबर हैं, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, किसी की अच्छी है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप एक को तरजीह दें और एक को तरजीह ना दें, जो कि बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दिया मेन स्ट्रीम जी। मीडिया में। अनफॉर्च्यूनेट दोनों वाक़यात। जी, हाँ। जी, बिल्कुल अनफॉर्च्यूनेट थे और इन तमाम तर वाक़यात के सद्भाव के लिए इक़दामात करने चाहिए और दोनों के जो रूट कॉज़ हैं उसको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। ऑफ़ कोर्स दोनों ही वाक़यात में जिस तरह से आपने अर्ज़ किया कि इंसानी जान का ज़िया हुआ है और आपको नहीं मालूम कि आपकी जो मौत है उसका टाइम कब मुतय्यन कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और आपको डीप डाउन द सी आपको जाके अल्लाह ताला ने मौत दी है, तो इसी तरीके से लिखा हुआ था। लेकिन बहरहाल इंसानी जान की जो है वो हिफ़ाज़त उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी है हमारी और इतना ही हुक्म दिया गया है हमारे दीन में कि इंसानी जान की हिफ़ाज़त की जाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह के वाक़यात कभी ना हों और हमारे मुल्क के हालात इतने बेहतर हो जाएँ कि लोगों को इल्लीगल तौर पे दूसरी जगह पे जाना ना पड़े, जो एक दिलखराश वाक़या यूनान में भी जो कश्ती का हुआ है और वहाँ पे तकरीबन 300 अफ़राद जो है वो लुक़मा अजल बन गए। सलमान भाई मूविंग अहेड इस बारे में हम मज़ीद फ़र्दर अगर उस पे कोई अपडेट्स आएँगे तो तब बात करेंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा-सा एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से एक बहुत बड़ा इवेंट एक हुआ है और वो है रशिया के अंदर एक मिलिट्री कू की जो है वो कोशिश की गई। तो व्लादिमीर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो उनकी हुकूमत को गिराने के लिए एक या तो कोई फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या फिर ये रिजीम चेंज करने की एक साज़िश है। तो इस मुतालिक थोड़ा-सा बताइएगा कि रशिया में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है रिपोर्ट किया है कि भई इत्तलात आ रही हैं कि फ़ौजी जो हैं वो फ़ौज सड़कों पर है और वहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए किसी तरीके की बगावत की गई है। तो आया ये वाक़ई सही बात है या एक्चुअल क्या सिचुएशन है इस वक़्त? थोड़ा-सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आगाह कीजिएगा। जी। जी, अमर, राइट नाउ एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। मतलब अभी रशिया में सब बैक टू नॉर्मल हो चुका है, और मैं उनको आपको ये भी बताऊँगा, मेरिट उनके सिस्टम के आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इतना बड़ा जो है वो एक रिबेलियन जिसको कह रहे थे लोग, उसको 24 घंटे के अंदर-अंदर निपटा दिया गया जी। विद नेगोशिएशन। मतलब लुक एट दैट। हमारे वालों को इसमें लेसन जो छुपे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या इम्प्लीकेशंस है इसकी, और ये भी बताता हूँ कि क्या क्रैक्स हैं जो कि नमूदार हो गए रशिया की जो ये मिलिट्री और उसके दरमियान जो मामलात हैं। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा-सा ब्रीफ बता दूँ आपको, जैसा आप कह रहे हैं। वाक़या ये हुआ कि एक वैगनर ग्रुप के नाम से एक प्राइवेट मलेशिया कंपनी है, जो कि मर्सेनरीज़, वेस्टर्न मीडिया उसको मर्सेनरीज़ लिख रहा है, यानी किराए के जो है फ़ौजी, ये लिख रहा है वेस्टर्न मीडिया। यही किराए के फ़ौजी जब ब्लैक वाटर हायर करती है, तो उसको लिखती है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। आप ज़रा फ्रेज़िंग का फ़र्क देखें। मतलब ब्लैक वाटर जब ऑपरेट करती थी, तो उसको कहते थे कि ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। बड़ी तरीके से नाम लेते थे। यहाँ पे बात हो रही है मर्सेनरीज़। अच्छा, कल जो वो मर्सेनरीज़ थे, जब उन्होंने रशिया में क्या किया, देखिए क्या था, ये पार्ट ऑफ द गेम थे, जो कि आजकल यूक्रेन में हो रहा है। ये पार्ट ऑफ द गेम थे, ठीक है? ये तो आपने बड़ी एक मज़ाक़ ख़ेज़ एक तस्वीर पहले ही दिखा दी। उसमें ये है कि वो मॉस्को में बैठे हुए हैं, ज़ेलेंस्की वही जो है वो यूक्रेन में बैठा हुआ है, कॉमेडियन। और जो है जो वैगनर का जो ग्रुप का हेड है, वो बेलारूस पहुंच गया है डील के बाद। तो बेसिकली चले मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। तो ये तो हो गया फाइनल फाइनल चीज़ कि ये यहाँ जी। सब सेटल हो गए। लेकिन हुआ क्या, फ्राइडे को ये हुआ, इंसर्जेंसी हुई, और ये मिलिटेंट है, ज़ाहिर सी बात है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं अमेरिका में, जैसे ब्लैक वाटर है, वैसे भी ये वैगनर ग्रुप है, उसके ये हेड है। पुतिन के बहुत करीब रहे, और इन्होंने सीरिया में भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं रशिया के बिहाफ पे। इसके अलावा भी, और अभी रिसेंटली यूक्रेन में ये एक्टिव थे, जब पिछले साल जो आपको पता है कि सारी जो वाक़या हुआ है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है।
तो ये वहाँ जाके ऑन बिहाफ ऑफ रशियन आर्मी लड़ते थे और सब कुछ था। ज़ाहिर सी बात है, जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर लड़ते हैं अमेरिका के भी बाकी जगह जाके, वैसे ये लड़ते थे। ये जो फ्राइडे गुजरा है, पिछला फ्राइडे, इसको इन्होंने इंसर्जेंसी जो है वो कर दी। क्या क्यों कर दी? क्योंकि रशिया की जो टॉप मिलिट्री ब्रास है, उनके कुछ लीडर से इनके कुछ अनबन हो गई थी और ये बोल रहे थे कि हमें वो एम्यूनिशन नहीं मिल रही, वो सपोर्ट नहीं मिल रही जिसका हमसे वादा किया गया था, और हमने इतना कुछ किया है और हमें जो है वो इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो वो इनकी जो अनबन हो गई थी रशियन टॉप मिलिट्री ब्रास से, उसकी वजह से इन्होंने इंसर्जेंसी टाइप की डिक्लेयर कर दी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इंसर्जेंसी डिक्लेयर तो कर दी, उसके बाद आप पे रिबेलियन का टैग लग जाता है, और रिबेलियन को किस तरीके से फिर आपको पता है डील किया जाता है, आपको पता है फुल माइट से। तो हुआ ये कि आपको पता है चेचन जो फोर्सेज हैं उन्होंने भी व्लादिमीर पुतिन को इंडोर्स कर दिया। बाकी जो फोर्सेज हैं रशिया में, उन्होंने भी, जो बाकी पार्ट्स में रहते हैं लोग, बाकी जो चीफ्स हैं उन्होंने भी इंडोर्स कर दिया व्लादिमीर पुतिन को। और फिर हुआ ये कि ये ऐसा लगा कि जो है ये आइसोलेट हो गए हैं और अकेले हो गए हैं वैगनर ग्रुप के जो हेड हैं जिन्होंने ये इंसर्जेंसी बर्पा की थी। तो हुआ ये कि फौरन जो है आप देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि रशिया के साउथ में, अगर अहमद आप दिखा सकें, रशिया के साउथ में जो सिटी है रोस्टोव, ये वहाँ पे रोस्टोव जी। रशिया के, जी, अगर आप दिखा सकें तो रशिया के साउथ में जो सिटी है रोस्टोव, उसमें मिलिट्री हेड ऑफिस पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और उसमें वो साउदर्न सिटी रोस्टोव में इन्होंने कब्जा किया, और उसके बाद इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंसर्जेंसी है, प्यूटिन का प्लान आ गया, सब कुछ हो गया। और आप देखिए साउथ में है, और यहाँ से मॉस्को की तकरीबन 12 घंटे की जो है वो ड्राइव है, रोस्टोव से मॉस्को तक की। तो इन्होंने बोला कि उस पे हेड ऑफिस पे, रोस्टोव में मिलिट्री हेड ऑफिस पे इन्होंने कब्जा किया, हेडक्वार्टर पे, और उन्होंने बोला हम मार्च कर रहे हैं अब कहाँ पे, मॉस्को की तरफ। तो यह खतरे की घंटी बजी, और मॉस्को की तरफ जाने वाले रास्तों में आपको पता है फिर रशियन आर्मी जो है मेन, वो आ गई। और उसके बाद उसी दौरान इनकी रोड जर्नी के दौरान ही एक डील हो गई, और उस डील को जो स्ट्राइक किया उसमें बेलारूस के जो हेड हैं वो थे, उनके सरबराह थे, और उन्होंने ये किया कि इनको बेलारूस ले जाया गया, किनको, वैगनर ग्रुप के हेड को। और बाकी जो इनकी मलेशिया है, जिनको मैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा हूँ, उनको ये बात तय हुई कि उनको रशियन मिलिट्री में एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। यानी कंक्लूजन ये हुआ कि रशियन मिलिट्री में उनके जो ये इंसर्जेंट हैं, जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया इंसर्जेंसी में, उनको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। हाँ, जो पनिशेबल लोग हैं उनको, आपको देखेंगे आने वाले दिनों में कुछ पनिशमेंट भी होगी इसमें, लेकिन उनको एक डील के थ्रू, वैगनर ग्रुप के जो हेड हैं उनको डील के थ्रू उनको ले जाया गया बेलारूस। अच्छा, अनबन इनकी रशियन टॉप मिलिट्री ब्रास से हुई थी। उसपे क्या है, ये बोल रहे थे कि हमें जो सप्लाईज वादा किया गया हमें नहीं दी गई, हमें कुछ रिसोर्सेज नहीं दिए गए, हमें एम्यूनिशन सही नहीं मिला जो हम लड़ रहे हैं यूक्रेन में। और दूसरी बात है कि रशिया में एक जो वेस्ट है वो एक चीज़ को पुश कर रहा है रशिया में, वो ये है कि ये जंग जो है वो तूल पकड़े जा रही है, और रशिया जो है वो इसके अंदर ड्रैग हुए जा रहा है। और आपको पता है, और वेस्ट एक तरफ से सैंक्शन लगाया जा रहा है, एक तरफ से मीडिया का पुश किया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक और काम भी कर रहा है वेस्ट, नेटो के जरिए जो जंग है यूक्रेन में उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। जब देखें आपको नेटो के जो ताज़ा दस्ते आएंगे, अपनी इम्यूनिशन के साथ आएंगे, ड्रोन के साथ आएंगे, तो वो रशियन आर्मी को आगे एडवांस नहीं करने दे रहे अब। तो यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसमें आपको पता है रशिया एडवांस नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से उसने प्लान किया था, वहाँ नेटो ने उनको रोका हुआ है। तो दूसरी तरफ ये है कि मीडिया प्रेशर है और सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया और उसके हामियों पे, अलाइज पे। तो उसमें क्या हो रहा है कि रशिया पे एक ओवरऑल एक अंदर से भी और बाहर से भी प्रेशर बन रहा है, जिसके नतीजे में अंदर के इस तरह के क्रैक्स जो हैं आपको हो सकता है आने वाले दिनों में भी और नजर आए। यानी उनके बिजनेसमैन और बाकी लोग, आपको पता है रशिया छोड़ छोड़ के जा रहे हैं पैसा लेके, ये बहुत कुछ हो रहा है। तो आप इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं। और ये आपको पता है वॉशिंगटन पोस्ट लगा रहा है कि वैगनर फोर्सेज स्टैंड डाउन बट रेकनिंग फॉर प्यूटिन रिमेन्स, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्यूटिन का हिसाब होना चाहिए। तो ये अब बात प्यूटिन पे भी प्रेशर बढ़ जा रहा है कि इस जंग को वाइंड अप करना है जल्दी से। यानी जो भी इनके जो टारगेट्स थे वो जल्द से जल्द अचीव करके इसको यहाँ से बाहर निकलना है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मीडिया का प्रेशर है, रशिया और उसके अलाइज पे सैंक्शंस लग रहे हैं, रशियन ओलिगार्क जो है पैसे वाले लोग हैं वो निकल निकल के बाहर जा रहे हैं। तो रशिया को जल्दी जल्दी वाइंड अप करना है। और वैगनर ग्रुप के जो जो सरबराह हैं ये बहुत करीब रहे हैं प्यूटिन से। मैंने आपको बताया कि इनको वेस्ट मर्सनरी बोल रहा है, ये प्राइवेट कंपनी है वैगनर के नाम से, जो रशियन आर्मी के साथ मिलकर लड़ती थी इस तरह के फोरम्स पे, जो सीरिया में भी लड़ चुकी हैं। ठीक है, आप अंदाजा लगा लें इससे। तो ये इनको
उनको सही से टॉप ब्रास जो है वो डील नहीं कर रही थी, और ये बात फिर प्यूटन तक गई इंसर्जेंसी अब जो हुई है उसके नतीजे में। और प्यूटन ने बोला है कि मैं जो है जो इसको रिबेलियन के तौर पे तस्वुर करूंगा, और जाती बात आने वाले दिनों में कुछ पनिशमेंट भी होंगी। इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, यू नो अबाउट इट। सो वो भी है, लेकिन एक काम अच्छा किया कि इसकी जो पीछे रह गए फौजी उनको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा जिन्होंने कुछ नहीं किया। और इनका जो सरबराह था, सरगना जिसे कहते हैं, वो उसको बेलारूस के सदर के थ्रू एक डील करा के उसको बेलारूस भेज दिया गया। अब आप मत भूलिए कि बेलारूस सबसे अच्छा अलाय है रशिया का अभी प्रेजेंट डे। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी जबरदस्त डिप्लोमेसी के थ्रू रशिया ने इतना बड़ा क्राइसिस 24 घंटे के अंदर अंदर वाइंड अप कर दिया, फौजी भी एब्जॉर्व कर लिए अपनी आर्मी में, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूक्रेन में वैसे के वैसे लड़ते रहेंगे वो। उसका मतलब यही है ना कि पुतिन साहब का जो रोब और दबदबा और जितना कंट्रोल है उनको अपनी गवर्नमेंट के ऊपर और हर जगह पर, तो वो तो दिखता है साफ। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में, अब मैं जरा डॉट कनेक्टिंग करता हूँ थोड़ी सी पिछले प्रोग्राम से। हमने आपको क्या कहा था कि आप जब बाइपोलर वर्ल्ड की एब्सर्डिटीज पे हमने प्रोग्राम किया था पिछले हफ्ते, तो एब्सर्डिटीज में आप ये देखें कि उसके अगले ही हफ्ते ये हो जाता है, कू हो जाता है, ठीक है ना। और कू एक करता है, प्राइवेट मिलिशिया करती है, और उसके बाद 24 घंटे में निमट जाता है। आपने कभी ऐसा सोचा है कि 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस बन के खत्म भी हो जाए बबल की तरह, और नहीं। एवरीथिंग इज बैक टू मॉस्को नाउ? दीज आर दी एब्सर्डिटीज ऑफ अ बाइपोलर वर्ल्ड। मैं पिछले प्रोग्राम में बता रहा था, सिर्फ आपको डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ। और एक और बात मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो है, ये एब्सर्डिटीज की जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, कि इसमें आप जरा एक डॉट कनेक्टिंग और करें। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये कि मैं हमने पिछले जी। प्रोग्राम में बोला था कि चाइना इकोनॉमिक पावर और रशिया मिलिट्री पावर मिलकर एक पोल बनते हैं। अब मैं अगर आपकी स्ट्रेंथ को हिट करूं, यानी आप, मैं आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को हिट कर रहा हूं किधर से, मैंने बोला 12 घंटे की ड्राइव पे रह गया था मॉस्को। अगर मैंने इस मलेशिया ने चलना शुरू किया था तो 12 घंटे की ड्राइव पे मॉस्को था। वेस्टर्न पंडित जो थे पॉलिटिकल, वो ये बोल रहे थे कि बस खत्म, अब तो ये देखो, आप जरा पढ़े उनकी न्यूज, वो कह रहे हैं कि बस अब तो प्यूटिन की जगह कौन आएगा कौन आएगा। लेकिन मुझे ये बात पता थी, जी। और आपको भी पता थी, हमारे जो है वो सबकॉन्शियस में, बल्कि अब तो ये अब बात आ चुकी है कि प्यूटिन को इस ओछे हथकंडों से नहीं हटाया जा सकता। मतलब आपको भी ये बात पता है और मुझे भी बात पता है। और किसी को अंदाजा नहीं था कि इतने अच्छे तरीके से ये सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। यानी डील, उनकी रोड ट्रिप के दौरान टुवर्ड्स मॉस्को डील हुई, वो बेलारूस चले गए, जी। ठीक है। अभी उनके वेरा तो कोई नहीं बोल रहे, लेकिन डील के तहत उनको बेलारूस में होना चाहिए अभी, ठीक है। जो आपने पिक्चर फ्लैश कराई थी वो बेलारूस में होना चाहिए। और यूक्रेन ये समझ रहा था, यूक्रेन अपनी जेलेंस्की अपनी जीत समझ रहा था कि देखें रशिया के अंदर ही क्रैक पड़ गए। वो भी खाबे खरगोश साबित हुआ, चंद घंटों में ही फिजल आउट हो गया वो सारा इफेक्ट। यानी उन्होंने किसी एक सेकेंडरी मसले की तरह से उसको डील किया है, उन्होंने उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दी मेरा ख्याल। नहीं थी, उनके उनके बड़े गोल्स हैं, उनके बड़े गोल्स हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने फौरन कांटेक्ट किया रशिया से, उनको यकीन दहानी कराई कि आप घबराए ना, हम आपके साथ हैं, इस तरीके से। अच्छा, उसमें अमेरिका जो जो वो कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, वो मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। ये जी। मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये छापा है। तो ब्लिंकन जो है वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि भाई ये कब तक जाएगा, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ तक जाएगा। लेकिन वो एक टॉन्ट जरूर मारते हैं इसमें। वो कहते हैं कि इफ यू पुट दिस इन अ कॉन्टेक्स्ट, 16 months ago Putin was on the doorstep of Kyiv in Ukraine, looking to take the city in a matter of days, erase the country from the जी। map। ठीक है, फिर वो बोलते हैं नाउ ही हैज हैड टू डिफेंड मॉस्को। बोला अब उसको मॉस्को डिफेंड करना पड़ रहा है, मतलब मुश्किल हो गया, अगेंस्ट अ मर्सनरी ऑफ हिज ओन मेकिंग। अब मुझे लग रहा है ब्लिंकन साहब को फिर गौर करना चाहिए कि उन्होंने क्या कह दिया, क्योंकि वो तो बेलारूस पहुंचा दिए गए, डिस्पैच करा दिए गए बेलारूस, और वो एब्जॉर्व कर लिए गए फौजी तो। तो ये है एब्सर्डिटीज ऑफ द बाइपोलर वर्ल्ड। आप इस तरीके की बहुत सारी चीजें देखेंगे, अजीब और गरीब किस्म की चीजें जो कि हो ही नहीं है अभी, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें देखेंगे, और इससे वेस्टर्न मीडिया ये बोल रहा है कि इसमें जो क्रैक्स हैं वो मिलिट्री में रशियन, वो वाजे हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको स्ट्रेंथ का पता लग गया है प्यूटिन की, कि वो कितना प्यूटिन जो है वो मजीद स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। क्योंकि वो अब कह रहा है कि एक्सटर्नल एनिमी तो मैं देख लूंगा, ये इंटरनल एनिमी कौन से आ गए भाई, ये क्या हो गया। तो उन्होंने वर्ड भी यूज किया कि ये स्टैप इन द बैक है मेरे। तो ये स्टैप इन द बैक किसने किया, पीठ पे खंजर किसने मारा है उनके। तो वो कह रहे हैं कि अंदर से ही मारा है किसी ने। तो अब जी। देखेंगे आप, और आगे आने वाले दिनों में और टाइट जो है वो मेजर्स लेंगे अंदर फौज के। और अब वो कोशिश करेंगे, उन पे ये बात वाजे होती चली जा रही है कि इसको अगर मैंने तूल दी इस जंग को, तो मजीद कॉम्प्लेक्स मामला
वेस्ट देखें, वेस्ट तो नहीं रुकेगा, नेटो से वो एक काम करवा रहा है, दूसरा मीडिया का प्रेशर है, एलाइज पे सैंक्शंस लगवा रहा है इंक्लूडिंग रशिया, तो ये तो बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। तो जल्दी जल्दी अब वाइंड अप करना है। तो अब आप देखेंगे कि तेजी आएगी यूक्रेन वाली जंग में, ये पीछे नहीं हटने वाले रशियंस, मैं आपको बता दूं पहले। और यही शिकवा था वैगनर ग्रुप का कि उनको सही से एम्यूनिशन नहीं मिला, वो सही सपोर्ट नहीं मिल रही जो वो लड़ रहे हैं यूक्रेन में ऑन बिहाफ ऑफ रशिया। तो वो जो टॉप मिलिट्री ब्रास से उनको शिकवे शिकायत है, प्यूटिन जो है ना, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल में अब डायरेक्ट जो है वो हो सकता है कि प्राइवेट मिलिशिया को बीच में से निकाल लिया जाए और डायरेक्ट जो उनकी आर्मी है उसको प्रॉपर जो है ना उनको सपोर्ट। हमारा टर्किश जो है, टर्किश जो चैनल है वो उर्दू उनका है एक ट्विटर पेज, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी इसलिए मैंने बोला शेयर करा दूं। वो कहते हैं कि नेटो नेटो के नुमाइंदे जो है वो रूसिया की गुजारे खातिर रब्ता किया है, किसी भी मुमकिन न्यूक्लियर हमले पर बातचीत की गई है। अच्छा, ये इन्होंने एक शोशा जो छोड़ा है वो जरा सुनिए आप, क्या कहते हैं कि वैगनर ने रूस या आप जरा चेक करें कि कहाँ तक ले जाते हैं चीज़ों को। वैगनर ग्रुप ने रूसिया के इस शहर पर कब्जा किया था जहां पर रूसिया के न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे। सुने आप, इसको ये जोड़ना है कि वैगनर ग्रुप जो है वो जब उन्होंने स्टेप डाउन किया है तो वो न्यूक्लियर हथियार जो है रोस्टोव शहर में जो थे वो लेके चले गए, और अब वो एक रोग बन गए, एक रोग फैक्टर बन गए, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब हो जाएगा तो वो इल्जाम लगा देंगे रशिया पे कि भाई आपने ये होके नहीं होने क्यों दिया, ये तो आपके मर्सनरीज थे। आप बात समझ रहे हैं? तो ये टीआरटी जो है, ये टर्किश न्यूज नेटवर्क, ये ऑन बिहाफ ऑफ नेटो जो है इस तरह की खबरें इम्पार्ट कर रहा है। मैंने आपको बहुत पहले बोला था, आपको शायद याद हो, तुर्की को अपनी गैर जानबदारी जब तक साबित नहीं होगी उसकी, जब तक कि वो नेटो से बाहर नहीं आ जाएगा। मैंने आपको ये बात कही थी जी, कि नहीं कही थी? बिल्कुल, बिल्कुल आपने कही थी। जब तक ये रशिया टर्की नहीं करेगा, उसके दरमियान और रशिया के दरमियान फासले रहेंगे। काफ़ी बार बोल चुके हैं आप हमारे प्रोग्राम के जी, अंदर और कि ये पिविटल पॉइंट है, ये समझनी पड़ेगी हमारे टर्किश दोस्तों को। थोड़ा बुरा भी लगता है उनको, देखें ये सब कुछ चलेगा लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि यजीद से भी दोस्ती और हुसैन को भी सलाम। एक चीज तो आपने करनी पड़ेगी ना भाई, ये तो नहीं हो जी, सकता कि मतलब यहां पर भी आप नेटो में भी रहें और मुस्लिम वर्ल्ड का भी आप बोलें कि हम भी सरबराही हमें दे दो हमें। ऐसा तो भाई नहीं हो सकता, एक तरफ हो जाए आप। जी, बिल्कुल, आपने जो बात कही है सलमान भाई और ऑफ़ कोर्स आपने रशिया की पूरी जो सिचुएशन है उस मुतालिक बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी और आपके एनालिसिस भी आपने दिए। तो आपने जो अभी ये शेर पढ़ा कि अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निज़ाम, यज़ीद से भी मनासिम और हुसैन को भी सलाम। तो इससे मुझे कुछ और चीज़ भी कुछ और मुल्क किसी और मुल्क की तरफ भी जो है वो इशारे मिल रहे हैं। हाँ जो अपने रीसेंट जो आपने देखा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी, उन्होंने यूएसए का विज़िट किया और काफ़ी हिस्टोरिकल उनको रिसेप्शन मिला है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा डील्स वगैरह भी उन्होंने की हैं। तो उस मुतालिक थोड़ा-सा बताइएगा कि वो एक उनके जॉइंट एक स्टेटमेंट भी आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की भी कोशिश की है। और नरेंद्र मोदी की एक मैं वीडियो देख रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया और मैं ऑफ कैमरा आपसे गुफ्तगू भी कर रहा था इस हवाले से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी मौत आप मर जाएगा। तो अब वो ख्वाब गफलत में हैं, कौन उनको इस तरह की बातें बता रहा है, क्या मामलात हैं, इतनी बड़ी मुल्क की वो इकॉनमी चला रहे हैं और इस तरह का लेम सा उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। तो इस पूरी सूरत हाल पे ज़रा आपके मैं 2 सेंट्स चाह रहा हूँ। जी। जी, बिल्कुल। जो अभी मोदी का जो विजिट हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स का, मैं आपको उसके हाल से एक बात बता दूं कि आपके ये स्टेट गेस्ट थे, पहली दफ़ा इनको स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया गया, तो ये तो इट्स अ बिग थिंग। और मोदी तो फेस है, बेसिकली जो स्ट्रेंथ है वो इंडियन स्टेट की है। ये आप समझ लें बात, जो ऑनर मिला है वो इंडियन स्टेट को मिला है। इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये उसको फुल मार्क्स जाते हैं कि उन्होंने अपना कद वहाँ तक ले गए हैं कि वो रशिया के भी दोस्त हैं, ब्रिक्स के मेंबर भी हैं, मैं फिर बता चुका हूँ आपको पिछले प्रोग्रामों में, और और अमेरिका के जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं इस इंडो पैसिफिक रीजन में। और वो चाइना को कंटेनमेंट करने के लिए अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग एलाई चाहिए इस रीजन में, और उस इंडिया के अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो मजबूरी बन चुके हैं अमेरिका की जी। इस रीजन में। तो आप ये देखें कि ये राइटर्स लिख रहा है कि फ्लरी ऑफ यूएस इंडिया डील ऑन एआई डिफेंस एज बाइडेन मोदी मीज ये आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे, सेमीकंडक्टर्स के बनाने पे, चिप मेकिंग पे, सब पे मुआहदे हुए हैं। ठीक है, जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं
हमारे जी, जो फॉरेन ऑफिस वाले लोग हैं उनको ज़रा गौर से पढ़ना चाहिए किस किस नौइयत के मुआहदे हुए हैं। और इसमें मोदी का कुछ नहीं है, मोदी एक इंडिविजुअल है जो फेस बना हुआ है इंडियन स्टेट का। इंडियन स्टेट की जो स्ट्रेंथ है वो आपको नज़र आ रही है। और अमेरिका की जो मजबूरी है कि इंडो पैसिफिक रीजन में उसको एलाई चाहिए स्ट्रॉन्ग कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए, तो उसके लिए वो मौका ऐसा पड़ गया कि वही है, ठीक है ना, वही ये काम कर सकते हैं उनका। और इसका फायदा पूरी तरीके से इंडियन एस्टेब्लिशमेंट उठा रही है। यानी जिस जहां से जो मिल रहा है वो S-400 भी ले रहे हैं रशिया से, और यहाँ पर वो लेने की बातें कर रहे हैं, और अमेरिका से भी। मैं देख रहा था कि वो एक जहाज़ों के इंजन बनाने का भी मुआहिदा हुआ है इसी विजिट में, जिसमें वो अपने जितने भी पुराने एयरक्राफ्ट हैं, खासतौर पर फाइटर जेट्स हैं, उनके जो है वो जी, जो इंजन हैं वो रिप्लेस कर पाएंगे। और वहीं फैक्ट्री इंडिया में लगेगी, एम्प्लॉयमेंट भी वहीं जनरेट होगी। चिप मेकिंग के हवाले से बहुत बात हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हुई है, क्वांटम कंप्यूटिंग पे बात हुई है। ये वो एरियाज हैं जो पाकिस्तान को देखना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, इसमें अपने आप को आगे लेके आना है और अपना केस रखना है, ताकि आपको भी लोग अप्रोच करें इस तरीके से। बाकी बात आ गई आप वाली पे जो भड़कियां मार रहा है मोदी। देखो भाई, मोदी तो मसला ये है कि वो भड़कियां ही मार सकता है, क्योंकि जो उसकी दिमागी कैफियत है और जो उसकी एजुकेशन का बैकग्राउंड है, तो वो भड़कियां ही मार सकता है। लेकिन भड़कियां वो किस चीज़ पे मार रहा है, ये बात आपको सोचने की है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने ओवर द इयर्स, खास तौर पे 80 70 80s के बाद अपने आप को कंसिस्टेंटली इस पोजीशन में लेके आए स्ट्रेंथ की, कि वो अब जो है वो डिक्टेट कर पा रहे हैं अपने टर्म्स, अपने जी, पार्टनर्स को, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को। ये पाकिस्तान को बात समझनी चाहिए, ठीक है ना। मोदी तो कुछ भी नहीं है, मोदी ने योगा डे मनवाया वहां पे, सोचेंगे आप, न्यूयॉर्क में योगा डे मनाया गया, और मतलब इंडिया अपनी चीज़ों को डिस्प्ले किया हुआ है और अपना शोकेस कर रहा है, अपनी जो रिवायात हैं, कल्चर हैं, अपनी चीज़ें हैं, उनको डिस्प्ले पे रखा हुआ है उसने और शोकेस कर रहा है। आप देखें ना, और पाकिस्तान इन सब पूरे इक्वेशन में है किधर, कहीं भी नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे अंदर के मामला ही नहीं संभले। दूसरी बात, जहाँ तक बात है पाकिस्तान को धमकियाँ देने की और ये बात करने की, देखो ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें एक और बात भी है जो कि इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की थी, आपको याद हो। उसमें ये बात किया है कि इंडिया ने फिर दोबारा से जाके ये राग अलापा है अमेरिका के सामने कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, जो कि वो हमेशा अलापते हैं। कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है उस जॉइंट स्टेटमेंट में। इसका मतलब है कश्मीर का जो है वो 370 के बाद कश्मीर का मामला अमेरिका ने जो एट द बिहेस्ट ऑफ इंडिया कर दिया है कि भाई जो आप करें, जो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो सारा उनके फेवर में गया है, और वो जो भी कलअदम तंजीमें, इंडिया बोलता है कि कलअदम तंजीमें हैं, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में उन सबके नाम छाप दी कि हाँ भाई ये सब कलअदम है, ठीक है जी, ये सारी कलअदम है। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान करता है, ये कोई चीज़ नई नहीं है, वही पुराना राग जाके अलापा है। अच्छा, पाकिस्तान का अब आप इसमें फॉरेन ऑफिस का अगर आप जवाब देखें तो मुझे तो कोई जवाब ही नजर नहीं आया। जवाब देखने को छोड़ें आप, मेरे को तो कोई जवाब ही नजर नहीं आया, कोई बंदा ही नहीं है, आपका कोई फेस ही नहीं है। हेडलेस एक स्टेट नहीं होती जिसका हेड ही नहीं हो, एक हेडलेस स्टेट नजर आई है कि जो जवाब तो दे, कम से कम यार रिप्लाई तो करो आप। बाद में पॉलिसियां आगे जाके रोल आउट करना, अभी कोई जवाब तो पहले दे दो आप। कोई ऐसा नहीं है। और ये मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं अहमद, तुम्हारे और मेरे टैक्स के पैसों में पल रहे हैं, जी, मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन सिवाय अपने बच्चों के और खुद के बाहर सेट होने के, उनके वीजे करने के और अच्छी मोटी सैलरियां लेने के, इनका कोई काम नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये है डिसऑनेस्टी जो पाकिस्तान के साथ हो रही है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो रही है पाकिस्तान के साथ, हर किस्म की डिसऑनेस्टी हो रही है जो पाकिस्तान के साथ। जवाब ये है मोदी को, मैं आपको बताऊं, देखो हर हर कंट्री पे, हर एम्पायर पे उरूज और जवाल आता है, ठीक है जी। अच्छा, रशिया पे आपने देखा पिछले 24 घंटे में अपसाइड डाउन हो सकती थी सिचुएशन, अगर पुतिन चले जाते, हो जाती ना, लेकिन नहीं हुई, लेकिन नहीं हुई। पाकिस्तान पे भी अभी टाइम जो आया हुआ है वो इस तरह ख़राब आया हुआ है कि आप पर, मतलब ऐसा टाइम आया हुआ है कि अभी तो बांग्लादेश भी उठ के आपको कुछ बोल सकता है, श्रीलंका भी आपको कुछ बोल सकता है, अफगानिस्तान भी कुछ बोल सकता है, और आपको सुननी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि आपका खुद का हाउस इन ऑर्डर नहीं हुआ हुआ। जब तक के आपके अंदरूनी मामला सेटल नहीं हो जाते हैं हमारा, इस तरीके की गीदड़ भपकियां आप पे आती रहेंगी, इस तरह की धमकियां आप पे आती रहेंगी, फिर जाके कोई आपके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में कोई स्ट्रांग आदमी बैठा हो और पाकिस्तान होलिस्टिकली एक सही डगर पे चल पड़े स्ट्रेटेजिकली, तालीम में, डिफेंस में, ठीक है जी, बाकी शोबों में, हेल्थ में, और हर लिहाज से, बिजनेस में, ट्रेड में, एक सही स्ट्रेटेजिक जो है वो उस पर डगर पे चल पड़े और उसमें थोड़ा आगे चले जाए, उस पे उसके बाद जाके फिर जो है वो आप कुछ बात कर सकते हैं। अभी तो मसला ही हो रहा है कि अब यही नहीं समझ में आ रहा IMF आपको लोन देगा कि नहीं देगा।
और शहबाज शरीफ बेशर्मी से पेरिस गए और जो है उनके प्रेसिडेंट से मिले, मैक्रोन से, और वही पीडीएम और मौलाना फजल रहमान जिसके हेड है पीडीएम, वो बेशर्मी, पहले तो वो बोलते थे इमरान खान के दौर में कि फ्रांस के सफीर को भगा दो, ठीक है, ये कर दो, और तहरीक लब्बैक वाले भी साथ थे। अब मुझे बताया वही पीडीएम के हेड जो है वो मौलाना फजल रहमान है। जी। इनका नाम जो है रईसुल मुनाफिकीन रख देना चाहिए, पाकिस्तान के रईसुल मुनाफिकीन है, इससे कम आदमी नहीं है ये। यानी वो बंदा जिसका गला नहीं सूखता था कि भाई फ्रांस के सदर को सफीर को निकालो 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 निकालो, अभी वो पीडीएम का हेड है, और पीडीएम का प्राइम मिनिस्टर जाके बगलगीर होता है फ्रांस के सदर से, और कोई बात ही नहीं है। कोई एहतजाज किया, आपने सुनी है खबर, कोई एहतजाज किया हो, कोई आपने बात की हो? आप तो वही कासल लेके घूम रहे हैं। और सही बात है, वो शहबाज शरीफ ने खुद बोल दिया है कि बेगर्स मस्ट नॉट बी चूजर्स, है ना, वो खुद बंदा बेगर है असल में। बैगर आपकी, बैगर होता है माइंडसेट, ये बैगर माइंडसेट के लोग हैं, चेरी ब्लॉसम, जूते पॉलिश करने वाले लोग हैं। इनको आपने सूट वूट पहना के भेज दिया है प्राइम मिनिस्टर बना के, लेकिन अहमर अंदर से ये वही बैगर्स हैं, दिमागी तौर पर ये बैगर्स हैं। इज्जत नफ्स क्या होती है? जी, बिल्कुल आप उनको सही कह रहे हैं सलमान भाई। अच्छा, एक सवाल आपसे मेरा यहाँ पर होगा, वो इस हवाले से, वो ये कि इंडिया और अमेरिका का भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके रिलेशनशिप चल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया जो है वो चाइना और रशिया के साथ भी डील्स कर रहे हैं और, तो डू यू रियली थिंक कि आने वाले वक्तों में इंडिया किसी ऐसी पोजीशन में आ जाए कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कि वो कोई एक साइड चूज करे, वरना फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहे? तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह का कुछ मामला हो सकता है इंडिया के साथ? अभी तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें, उनकी डील्स भी हो रही हैं और दूसरे मामला भी सेटल हो रहे हैं उनके, लेकिन आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में आप क्या समझते हैं कि क्या इंडिया के लिए मामला मुश्किलात का शिकार हो सकती है? देखिए, जब तक ट्रम्प थे ना ऑफिस में, तो ये बात मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये बात बहुत करीब आ गई थी कि इंडिया एक्सपोज हो चुका था, और उसको बोला गया था कि आप फेंस पे मत बैठें, आप इधर आ जाएं या उधर चले जाएं। लेकिन जैसे ही बाइडेन आया है, अमेरिका ने दोबारा अपनी फेंस वाली पोजीशन पक्की कर दी है, मोर्चा, मतलब फेंस पे जो बैठने का उनकी आदत है कि ना इधर ना उधर, वो कर लिया, और दोनों जगह से फायदे उठाओ और दोनों जगह को ब्लैकमेल करो। तो दोबारा से वो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने अपना ली है। ट्रम्प वो बंदा था जिसने बोला था कि भाई या तो उधर हो जाओ या इधर हो जाओ, एक तरफ हो जाओ तुम। जो रिपब्लिकन्स की आमतौर पर पॉलिसी होती है, अमेरिका के कैंडिडेट जो होते हैं रिपब्लिकन, कि भाई जैसे बुश था, वो कहता था इधर यू आर विथ मी और अगेंस्ट मी, तो आपको याद होगा। तो एक तरफ होने वाली जो चीज है ना, वो ट्रम्प उनको बहुत करीब ले आया था एक्सपोज होने पे, लेकिन वो फिर बच के निकल गए जैसे ही बाइडेन आया। पाकिस्तान को, जब इमरान खान थे ऑफिस में, उन्होंने बहुत हद तक जो मुसलमानों के साथ इंडिया में हो रहा था उस पर बहुत आवाज़ उठाई, कश्मीर पर आवाज़ उठाई, वो आवाज़ ही उठा सकते थे। आपको पता है 370 लग गई उनकी हुकूमत में भी, ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है और स्टेब्लिशमेंट है आपकी भी, उसका इतना पैसिव रिस्पॉन्स था टूवर्ड्स 370 और ये सारा मामला पे, कि हम कुछ नहीं कर सके, लिटरली कुछ नहीं कर सके। इंडिया अब इस स्टेज पे पहुंच गया है, ये जो आप देख रहे हैं मोदी की धमकियां और सब कुछ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक दफा फिर रिट्रेट कर देता हूँ, डिस्पाइट ऑल दिस कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी इलेक्शन से पहले एक दफा फिर कोशिश करेगा कि कोई ना कोई मिस एडवेंचर करें पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो इस पोजीशन में है कि वो कर सकता है, और पाकिस्तान इस वल्नरेबल पोजीशन पे है कि पाकिस्तान को सहना पड़ेगा। तो अब पाकिस्तान के जो अवान बाला के लोग हैं, उनको ये बात डिसाइड करनी है कि मेरे भाई, कब तक ये क्योस जो है और मेहम जो है जो मुल्क में चल रहा है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ये कब तक चलाना है? क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम रह गया है एज ए स्टेट, जल्द से जल्द आपको करना है, अदरवाइज दुश्मन ने आपको मतलब ब्रैकेट कर दिया है ऑलरेडी कि आप सिर्फ ये हो, आपका दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप अपनी मौत खुद मर जाओगे, इस तरह की बातें करना कि पाकिस्तान में तो है ही नहीं, पोटेंशियल ही नहीं है, पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के अपने लोग आपको पता है छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं, तो आपको ब्रैकेट आप हो चुके ऑलरेडी। इस बात को गलत साबित करने के लिए आपके जो ऐवान इक़्तिदार के लोग हैं, उनको ये बात डिसाइड करनी है कि मेहम और ये क्योस कब तक लेके चलना है पाकिस्तान में, इसका कोई कट ऑफ लगाएं जल्द से जल्द। जैसे ही कट ऑफ लगाएंगे और दोबारा से सही डगर पे स्ट्रेटेजिकली पुट करेंगे पाकिस्तान को, तभी कुछ हो सकता है, वरना मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि पाकिस्तान की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप माशी तौर पे गिरते चले जाएंगे ना, फिर आपकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं रहती दुनिया में, दुनिया आपको डिक्टेट कराएगी अपने टर्म्स पे।
IMF क्या कर रहा है? वो कह रहा है इधर टैक्स लगाओ, उधर टैक्स लगाओ, इधर टैक्स लगाओ, और आप हर जगह टैक्स लगाए जा रहे हैं। आप खोलें हर दूसरे दिन की खबरें जो होती हैं, ये टैक्स लग गया, वो टैक्स लग गया, ये टैक्स लग गया, वो टैक्स लग गया। आवाम को अंदर से पीसे जाओ, फिर वो फटेंगे एक दिन, बाहर से एक्सटर्नल एनिमी रेडी होगा। इंडिया का जो, बस कंक्लूड मैं इस बात पे कर रहा हूँ, इंडिया का जो ये मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस है यूनाइटेड स्टेट्स से, आपको इसको काउंटर करना पड़ेगा रशिया और चाइना के साथ मजीद अपने मरासिम बना के, और आपको भी उनको बोलना पड़ेगा रशिया और चाइना को कि मुझे भी इसके अगेंस्ट आप खड़ा करें, मुझे भी ये कैपेसिटीज चाहिए, मैं भी आपका, और उसी दौरान अपने ह्यूमन कैपिटल पे काम करें। इंडिया ने पिछले 20-30 साल से अपने ह्यूमन कैपिटल पे इतना काम किया है, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, उनकी IT एक्सपोर्ट जो है वो 150 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, जो हमारी अभी 1 बिलियन भी नहीं है। वुड यू बिलीव इट? 1 बिलियन भी नहीं है। तो आपको इन कैपेसिटी पे आना पड़ेगा, अपने आप को अपने ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा करना पड़ेगा, जो कि एजुकेशन और हेल्थ है बेसिकली, और हायर एजुकेशन है। तो इस पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है वो किसी काबिल हो सकेंगे। बाकी फॉरेन पॉलिसी और बाकी चीजें चलती रहेंगी, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स पे अभी आपको अपने आप को सीधा करना है, और इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको ह्यूमन कैपिटल चाहिए मेरे भाई। आप कैसे करोगे? ह्यूमन कैपिटल ही नहीं है आपके पास, वो दिमाग ही नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही है आपकी, तो आप कैसे चलोगे? इंडिया ने 20-30 साल में अपने आप को खड़ा किया, आपको भी अभी से शुरू करेंगे तो अगले 5-10 साल में इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आपके ऐवान इक़्तिदार वाले लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा कि इसकी क्या लिमिट है, कहां तक आप पाकिस्तान को गिराने या गिरने दे सकते हैं, वहां तक गिरा लें आप। पाकिस्तान ने इंशाल्लाह टिपिंग पॉइंट लेके उठना है, जी। ये हम सबको पता है। पाकिस्तान ने टिपिंग पॉइंट लेके उठना है, चाहे ये चाहें चाहे ये ना चाहें, जो है ईमान इक़्तिदार वाले हैं, इसमें इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इस दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो चेहरे एक्सपोज होते चले जाएंगे अवाम के सामने, दुनिया के सामने, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है हमारा। जी अमर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई कि आपने काफ़ी जामे गुफ्तगू की इस हवाले से। जल्द जल्द सही हों और हो जाएँ, और इंशाल्लाह हमारा हाउस इन ऑर्डर होगा, तभी हम इस काबिल होंगे कि हम दुनिया के किसी और मुल्क के ऊपर जो है कोई कमेंट कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम तमाम तर लोगों से मुलाकात होगी। दिस इज़ अहमद जलील अलॉन्ग विद सैयद सलमान शाह, साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफा तमाशा एपिसोड 104। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पुरफतन इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल